नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और हमेशा की तरह आज भी कुछ ऐसे विषयों पर नज़र डालेंगे जिससे कि क्या उसका असर भारत पर पड़ेगा कि नहीं समझेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कि कुछ नीतियां कैसी बनाई जा रही हैं और इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल समीकरण कैसे बदल सकते हैं, इस पर थोड़ा सा आज गौर करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपसे कहूँगा कि ट्रंप ने जो बात कही है कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरफ इशारा किया है और उनकी वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने भी इस बात को कहा और ट्रंप ने घोषित कर दिया कि जो भी अब ईरान के साथ सरोकार रखेगा, आर्थिक सरोकार रखेगा, उस पर 25% टैरिफ इमीडिएटली लगा दिया जाएगा, भले ही इससे पहले किसी भी देश के साथ, उस देश के साथ क्या डील हुई हो। अब इसके मायने क्या हैं और ये सीधा आघात, चोट कहाँ पर करेगा, इसको ज़रा समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो भारत की अगर बात करें तो भारत का ईरान के साथ एक्सपोर्ट और बिल जो भी ट्रांजैक्शन है वो 1.7 बिलियन डॉलर्स का है और उसमें बहुत ज़्यादा कोई भारत को नुकसान इस पर नहीं होने वाला है। भारत और ख़ासकर ये तेल और कुछ और ख़रीद फ़रोख्त है को भारतीय मूल के और भारतीय जितने ईरान में हैं वो करीब 11,000 के करीब हैं जो भारतीय मूल के हैं। उनकी सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ट्रंप का ये इशारा किसकी तरफ है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको कहा था कि जब हम ईरान की बात कर रहे थे और क्या आयतुल्लाह खमेनी ये जो रिजीम है इसका तख्ता पलट करना इतना आसान है, तो मैंने एक बात आपको कही थी कि खमेनी रिजीम और खमेनी के वफ़ादार हुसैनी और कानी जो कि IRGC को कंट्रोल करते हैं और 1.5 लाख IRGC की फ़ौज है और वहाँ पर करीब 10 लाख की बस मिलिशिया है, इनको डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। इनका एक दमन का शासन अभी चल रहा है। दमन इसका कि 100 से ज़्यादा शहरों में जिस तरीके के प्रदर्शन आए हैं, जो विरोध हो रहा है, इस विरोध को पूरी तरह दबा देने का काम भी चल रहा है और इसके लिए वहाँ पर अब काउंटर प्रोटेस्ट भी आ चुके हैं। और कल खमेनी की तरफदारी और उनके समर्थन में लाखों अरबों लोग सड़कों पर उतरे थे कह के कि हम इसी रिजीम को पसंद करते हैं। तो ये देखिए, ये काउंटर तो वहाँ चलेगा क्योंकि सत्ता उनके हाथ में ही है और इस सत्ता को फंड कहाँ से किया जा रहा है? इस सत्ता को फंडिंग वहाँ से है कि ईरान की आर्थिक व्यवस्था में से 30 से 40% का कंट्रोल IRGC और खमेनी रेजीम के पास ही है। तो यानी आयतुल्लाह खमेनी परिवार और उनके वफादार 30 से 40% ईरान की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और इसमें सैंक्शंस रूट का बाईपास भी इन्वॉल्व है। साथ में उनके पोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑयल तो है ही, कंट्रोल है। तो इस पर आघात करने के लिए ही, ताकि उनकी फंडिंग चरमरा जाए, उनकी फंडिंग पूरी तरह से ड्राई हो जाए, इसलिए ट्रंप ने ये नुस्खा अपनाया है कि जो देश अभी सैंक्शंस को बाईपास कर अभी भी ईरान के साथ धंधा कर रहे हैं, चाहे वो रूस हो, चीन हो या कोई और देश हो, वो ये ना कर सकें। इसका सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट ईरान पर पड़ेगा क्योंकि खमेनी रिजीम और IRGC के पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे और पैसे अगर ख़त्म हो गए तो ना वो ड्रोन बना सकेंगे, ना वो असला ख़रीद सकेंगे, ना वो इन रूट्स का और पैसे का प्रयोग कर सकेंगे कि इस विरोध का दमन कर सकें। तो ईरान के इस खमेनी रिजीम को पूरी तरह से पंगु करने की तैयारी है कि उनके इस फंड्स को काट दें। इसीलिए ये 25% का टैक्स एडिशनल जो घोषित किया जा रहा है, एक तरफ इशारा है कि अमेरिका अब पूरी तरह ईरान के अंदर घुसकर सत्ता पलट, तख्ता पलट दोनों का इरादा रखता है। ये इतना आसान नहीं होगा और इसीलिए व्हाइट हाउस ने साफ ये कहा है कि हम सारे ऑप्शंस रख रहे हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया कि ईरान के लीडर से बातचीत हो रही है, उन्होंने आगे पहल की है कि आइए नेगोशिएट कीजिए, बातचीत कीजिए और बातचीत के लिए हम सोच रहे हैं, कोशिश करेंगे कि बात करें या ना करें। लेकिन उस बीच ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर हमें कुछ और हार्ड कॉल्स लेने पड़े, मिसाइल एयर स्ट्राइक्स करना पड़ा, तो एयर स्ट्राइक्स भी एक ऑप्शन है जिसको कि हम इग्नोर नहीं करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। वहीं रज़ा पहलवी ने कहा कि देखिए, अभी अगर आप IRGC और आयतुल्लाह खमेनी रिजीम से बात करेंगे तो जो विरोध ईरान की सड़कों पर हो रहा है उसको ताकत नहीं मिलेगी, वो दब जाएगी। अगर उसको आपको ऊर्जा देनी है, ताकत देनी है, तो अमेरिका शिरकत करे इस विरोध प्रदर्शन में और इन विरोध प्रदर्शनकारियों का साथ दें। रज़ा पहलवी कह रहे हैं कि अमेरिका, मैं चाहता हूं कि आप हमारा साथ दें जो इस खमेनी रिजीम का खात्मा चाहते हैं, इनका तख्ता पलट, सत्ता पलट चाहते हैं।
अब इसके क्या और मायने होंगे? इससे सिर्फ ईरान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा नहीं जाएगी। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं बताऊं कि $1 की कीमत 10,50,000 रियाल हो चुकी है। यानी 1.5 मिलियन रियाल इज इक्वल टू $1। इतनी ईरान की करेंसी डीवैल्यू हो चुकी है, गिर चुकी है। अब इस डिवैल्यूएशन की वजह से आर्थिक तंगी, आर्थिक मंदी तो आएगी ही, वहां पर इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि आम चीज़ों को खरीदने की काबिलियत की कैपेबिलिटी आम ईरान के वासियों को नहीं होगी। तो जब जनमानस में तकलीफ होगी, वहाँ खाना पीने को पानी, इस सब के लिए इसको भी पाना दूभर हो जाएगा, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, रहना जीना मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा और लोग कहेंगे कि बस अब बहुत हो चुका, अब ऐसे तो जी नहीं सकते, जो होना है होने दो, इस सत्ता को जाना है जाने दो, किसी तरह से हमारी ज़िंदगी को फिर से सामान्य कर दो। तो ये एक और सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश है और इस पर असर, आघात टैरिफ करेगा। तो यानी कि टैरिफ को भी बतौर एक हथियार वेपनाइज कर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में भी यूज़ कर रहे हैं कि ईरान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाए, खमेनी रिजीम का पैसा ख़त्म हो जाए और किसी तरह उनको ईरान छोड़ के भागना पड़े और IRGC में भी फूट हो जाए। तो अगर कहीं टैरिफ लग रहा है तो IRGC के अंदर भी खमेनी के वफादारों को तोड़ने की भी कोशिश चल रही होगी अमेरिकन इंटेलिजेंस द्वारा, यानी CIA या डीप स्टेट द्वारा। ये सब काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ईरान के अंदर से इस खमेनी रिजीम को ख़त्म करना है, खात्मा करना है। ईरान के ऑयल और ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर अमेरिका अपना अंकुश रखने की कोशिश करेगा। एक और इसका डायनामिक है कि दो देश जिनको कि इसकी वजह से बहुत तकलीफ होगी, वो दो देश हैं चीन और रूस। रूस यूक्रेन के साथ अपने युद्ध में ईरान से कामिकाजी ड्रोन्स भी खरीदता रहा है और ईरान के साथ कुछ और मिसाइलें और कोलैबोरेशन, सैंक्शंस बाईपास रूट, जो अंडरग्राउंड रूट है, जो ड्रग रूट है या डार्क रूट है, उसका प्रयोग कर करके रूस ईरान से सामान खरीद रहा है और ईरान उससे कमा रहा है। दूसरा चीन का ईरान के साथ प्रॉब्लम यह है कि चीन का निवेश ईरान में बहुत ज़्यादा है। 40 से 50 बिलियन डॉलर से ऊपर ये आंकड़ा बताया जाता है, बहुत ज़्यादा ये कीमत बताई जा रही है और इसका सबसे बड़ा आघात और तकलीफ चीन को होगी। ईरान सैंक्शंस, आर्थिक सैंक्शन से भी बंधा हुआ है, जिसकी वजह से वो सिर्फ युआन ही खर्च सकता है, यानी और वो भी चीन के कंडीशन पे। तो चीन और ईरान के बीच की ये जो डील है वो ऐसी डील है कि ईरान जो भी पैसा कमाएगा वो फिर वापस चीन के साथ ही खर्च सकता है और कुछ कंडीशंस के साथ ही उस युआन को खरीद सकता है। तो ईरान और चीन के बीच की डील युआन रियाल में है, तो वो एक्सचेंज रेट भी इसके अनुकूल नहीं है, ईरानियन रिजीम के अनुकूल नहीं है। और क्योंकि चीन काफ़ी निर्भर है, खासकर 40% तेल जो ईरान निकाल रहा है और उपज है, तेल की उपज ईरान में से, वो सीधा चीन के पास जा रही है। अब जैसे ही ये सैंक्शन आते हैं कि 25% टैक्स और लगेगा तो चीन पर आघात होगा, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा ट्रेड अमेरिका के साथ भी हो रहा है और हाल ही में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था और एक ट्रेड डील हो गई थी। अब उस ट्रेड डील के ऊपर एक 25% अगर टैक्स लगता है तो आर्थिक रूप से चोट चीन को भी लगेगी। चीन अब 2-3 जगह फंसा हुआ है। एक देखिए, सीपेक में उसने करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर लगाया है और वो पैसा अभी भी फंसा है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से सीपेक आगे कहीं नहीं गया। बांग्लादेश में उसका पैसा फंसा है और बांग्लादेश में जो पैसा है वहाँ तख्ता पलट की वजह से वहाँ भी पैसा फंस गया है। श्रीलंका में हम्बनतोटा में उसने बहुत पैसा लगाया, लेकिन हम्बनतोटा में भी अब अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो या जैसा भी आप कहें, तो पुराना राजपक्षा रिजीम चला गया। अब फिर से वो चीन से अलग हटकर भारत और अमेरिका के साथ और एक दूसरे इकोसिस्टम के साथ साझा कर रहा है। तो वो पोर्ट में, जो हम्बनतोटा पोर्ट में चीन ने पैसा लगाया, वो पैसा भी फंस गया। तो अलग अलग देशों में, नेपाल में भी चीन ने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किए, वहाँ तख्ता पलट हो गया, तो नेपाल में भी उसका पैसा फंस गया। हाँ, आर्थिक रूप से समृद्ध है चीन, लेकिन उसके अंदर भी अंतर्कलह वहाँ भी कम नहीं है, वहाँ भी प्रो डेमोक्रेसी सपोर्टर्स हैं और चीन पिछले 3 वर्षों से आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। उसके बीच में अगर उसके करीब 200 से 300 बिलियन डॉलर की राशि जो उसने अलग अलग देशों में निवेश किया था वहाँ फंस जाए, तो चीन भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहेगा, वो भी वीक हो जाएगा। चीन वीक हुआ
तो अमेरिका और सबल हो जाएगा, इस रीजन के अंदर चीन का कंट्रोल हल्का हो जाएगा, चीन पर प्रेशर आ जाएगा। ये देखिए किस तरह से इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था को लेकर उसे वेपनाइज करके ट्रंप और ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन फिर से अमेरिका के वर्चस्व को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और इन्होंने क्या किया है, सारी फंडिंग जो यूएन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अमेरिका करता था, सारे खर्चे कम कर दिए, टैक्स के थ्रू आमदनी अपनी बढ़ा दी, तो इसीलिए उनका जो डेफिसिट है वो कम होता जा रहा है। और अमेरिका के अंदर जो आर्थिक चरमराहट की बू आ रही थी और जो संकेत दिख रहे थे कि वहाँ पर शायद इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन के साथ साथ पूरी तरह से वहाँ ग्रोथ रेट ठप हो जाए, कम हो जाए, वो सब चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के इस पागल खेल में थोड़ा सा एक मेथड दिख रहा है कि कैसे वो आर्थिक रूप से अपनी सबलता, अपने बलबूते, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहा है दूसरे देशों को और राइवल्स को अपनी अपनी जगह पर ठिकाने लगाने के। इस बीच में भारत क्या कर रहा है? भारत को रेयर अर्थ चाहिए जिसका कब्जा या तो अमेरिका के पास है या चीन के पास है। अमेरिका चीन को आर्थिक रूप से अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत पैक्स सिलिका के थ्रू, वहाँ अश्विनी वैष्णव यूएस में हैं, मौजूद हैं, और भारत को निमंत्रण है कि वो अमेरिकन इस पैक्स सिलिका को ज्वाइन करे। वैसे ही भारत अब ब्रिक्स के नए लोगों का भी अनावरण कर रहा है, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस एक्सेस को भी मजबूत करने में लगा है। तो एक तरह हम वहाँ भी सक्रिय हैं, यहाँ भी सक्रिय हैं। इस बीच में क्या भारत अपने आप को सबल रूप से, सिक्योर रूप से उबार पाएगा? न किसी से दोस्ती निभाएगा या सबसे दोस्ती निभाएगा और किसी की भी दुश्मनी को अपने ऊपर असर नहीं होने देगा? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? फिलहाल ऐसा करना पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। ईरान में अगर अयतुल्ला खमेनी का पर्स बंद हो गया, अगर उनको आर्थिक रूप से पूरी तरह से ध्वस्त करने में सक्षम हो गए ट्रंप, तो अगले 10-15 दिनों में आप ईरान पर बहुत बड़ा हमला भी देखेंगे और सड़कों पर एक बार फिर से उबाल देखेंगे, IRGC में फूट देखेंगे और शायद खमेनी रिजीम का खात्मा भी देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये संभावना है, उतना आसान नहीं।